नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे को। जनरल नरवणे आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। 40 साल से ज्यादा देश की सेवा की फौज में रहते हुए, उसके बाद लगभग 2.25 साल सेना प्रमुख भी रहे, फिर तीनों सेनाओं का भार भी इन्होंने संभाला और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जनरल एम नरवणे। बहुत स्वागत आपका जनरल नरवणे। सबसे पहले मैं आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल दूं सर, अभी आपका जन्मदिन गया है। थैंक यू मानक, बहुत बहुत धन्यवाद। और बर्थडे के शुभकामनाओं के लिए भी बहुत धन्यवाद। और मुझे बड़ी खुशी है दोबारा आपसे बात करने में। सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, आपने सोचा होगा जब रिटायर हो रहे थे कि रिटायरमेंट की जिंदगी आराम से जिएंगे। कहाँ आप इन चक्करों में फंस गए सर? मीडिया को इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में आपका नाम आ रहा है, जगह जगह अखबारों में विवाद हो रहे हैं। आपने सोचा था ये रिटायरमेंट के बाद ये सब होगा? मैं तो आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। मैं तो अपनी किताबें लिख रहा हूँ। हाँ। ये मेरी नई किताब है, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड। वो बाकी लोग मुझे मेरे बारे में अगर बात कर रहे हैं और मुझे एक मीडिया में डाल रहे हैं, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो इंटरव्यू दे रहा हूँ मेरे नई किताब के बारे में। ओके, ऑल राइट। जनरल नरवणे, तो इसी किताब के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, मैंने सुना है कि इसमें बहुत सारी आपने अपनी सेनाओं से जुड़ी हुई ऐतिहासिक और पारंपरिक कहानियां पुरानी बताई हैं। तो कुछ बता सकते हैं इसमें, टीज कर सकते हैं क्या क्या है इसमें? हाँ, नहीं, ज़रूर। एक दो मैं किस्से भी सुना सकता हूँ जी। तो ये किताब जो है, इसमें 25 ऐसे किस्से लिए मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में, जो ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि जब मैं इसके बारे में सोच विचार ही कर रहा था और मैं अपने बाकी दोस्तों से और बाकी मेरे फ़ौज के जो कलीग थे उनसे बात कर रहा था, तो आश्चर्य हुआ कि इन चीज़ों के बारे में उनको भी मालूम नहीं था। तो मुझे लगा कि जब फ़ौज के लोगों को ही मालूम नहीं है इसके बारे में, तो फिर आम हमारे जो नागरिक हैं उनको तो बिल्कुल ही मालूम नहीं होगा। जैसे कि एक तरफ से इसके इन चीज़ों के ऊपर कोई एक ऐसे चद्दर फैली हुई हो जिसके वजह से ये मैंने क्लासिफाइड का नाम, कि लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए मुझे ये लगा कि मैं ये ऐसे किस्से सुनाऊं। हाँ। या किस्सों के बारे में बताऊं जो कि रोमांचक है। हाँ। और इसमें चाहे आप स्कूल में हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, सभी को ये जो है किस्से अच्छे लगेंगे। हाँ। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ये चीज़ें जो है इतिहास से जुड़े हुए हैं और ख़ास करके मिलिट्री हिस्ट्री के साथ। राइट। और वहाँ से जड़ होती है हर कहानी की। राइट। अच्छा, मैं पढ़ रहा था इसमें आपने चकदे फट्टे के बारे में भी बताया है कि ये चकदे फट्टे कहाँ से आया था? हाँ, दरअसल यही चैप्टर जो है मेरा भी सबसे फेवरेट चैप्टर है। हाँ। ख़ास करके क्योंकि मैं सिख लाइट इन्फेंट्री में मैंने पूरी मेरी सर्विस की, उसी में मैं कमीशन हुआ। और चकदे फट्टे तो हमारा नारा ही होता था हर जगह। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि इसका ओरिजिन जो है वो मुग़लों और सिख के बीच में जब लड़ाई होती थी, उस वक्त सिख सेनाएं अपने घोड़े सवार मुग़लों के कैंप पर हमला करते थे। और जब वो वापस जाते थे कि मुग़ल सेना जो और बड़ी सेना थी, ज़्यादा उनके पास नफरी थी, कि वो उनका पीछे ना कर पाए, तो जो पुल बने हुए होते थे नदियों के ऊपर, नालों के ऊपर, उनके वो फट्टे उठा देते थे ताकि वो मुग़ल सेना उनका पीछा ना कर पाए। हाँ। और वहीं से ये बोल आगे चकदे फट्टे। बताइए ज़रा। तो आजकल तो हम चकदे फट्टे ऐसे ही एक दूसरे को जोश दिलाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसका जड़ जो है, जैसे मैंने कहा, वो फौजी इतिहास में है। हाँ, तो आपने ये किस्से कहानियां कहाँ से जुटाई? इसकी रिसर्च जनरल साहब कहाँ से की थी आपने? आप खुद कह रहे हैं कि आपके साथियों को भी पता नहीं था। तो वही तो मुझे आश्चर्य है कि मुझे इस चीज़ में पता नहीं कैसे, चाहे क्योंकि मैंने सर्विस की है सिख में,
नॉर्थ में भी, ईस्ट में भी जी। कई चीज़ें मैंने इस्तेमाल भी की हैं। तो शायद जो तजुर्बा था उससे ये सारे किस्से मेरे दिमाग में आए। लेकिन वो सिर्फ वो आइडिया था। हाँ। उसको पूरे एक कहानी में बदलने के लिए ज़रूर काफ़ी मुझे रिसर्च करना पड़ा। नेट के ऊपर भी काफ़ी लाइब्रेरी से निकालना पड़ा कि क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक कहानी है जो कि बार बार बोलने से अभी हमें सच्चाई लगती है। इसीलिए इसका सबटाइटल वही है, अनर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज। राइट। ये मिथ भी है और मिस्ट्री भी है। राइट। ओके। अब जनरल साहब, आपको सही बताऊं, हमने पहली बार ऐसे हंसते हुए देखा है, खिलखिलाते हुए। लोग अक्सर मानते हैं कि जनरल नरवणे जो है बड़े टफ एक इंसान है। हमें नहीं पता था आप ऐसे खुलकर हंसते भी हैं। आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? नहीं, वो किताब ही ऐसे है कि जिसको पढ़ के ना सभी को ऐसे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। ओके। ओके। आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आप खुद को टफ मानते हैं, कैसा मानते हैं? नहीं, मैं तो अपने आप को एक साधारण इंसान मानता हूँ, एक देश का एक नागरिक। बाकी लोग जो अब मेरे बारे में सोचे या लिखे वो उनके ऊपर है। ठीक है। अब हम सुन रहे हैं जनरल साहब कि आपने ये जो किताब लिखी है ये शशि थरूर की किताब से इंस्पायर होकर लिखी है, बता सकते हैं कुछ? हाँ, वो भी एक सही बात है कि मैं एक अपने दोस्त के घर दावत पे गया था, तो ये किताब उनके एक टेबल पे पड़ी थी और भी लोग वहाँ पर थे, तो इतना मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन किताब उठा के मैंने एक दो जो पन्ने पलटे तो एक नज़र मेरी पड़ी इसके ऊपर कि SOS का कैसे, सेव आवर सोल्स का कैसे ये निकला। तो पहले ये ऐसे कुछ नहीं था, वो सिर्फ डॉट 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 डैश 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 डॉट 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 था। लेकिन जो SOS बनता है मॉर्स कोड में जी, लेकिन बाद में लोगों ने इसको शब्द दे दिए, तो ये एक तरफ से एक रिवर्स इंजीनियरिंग है। तो जब मैंने वो सोचा तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि फ़ौज में भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि रिवर्स इंजीनियर की गई हैं। ओके। जैसे कि माऊ, जो एक बड़ा मिलिट्री कैंटोनमेंट है इंदौर के पास, तो माऊ क्योंकि इतने बड़ा कैंटोनमेंट है तो लोग उसको मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर कहने लगे, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट्स अ मिथ। राइट, राइट। तो जैसे वो चैप्टर पढ़ा मैंने तो ये मेरे दिमाग में आए, तो इसलिए एकदम वो आइडिया है कि ऐसे जैसे शशि थरूर ने एक किताब लिखी है अंग्रेजी के ऊपर, तो क्यों नहीं उसी किस्म का एक किताब जो फौजी किस्से हैं उस पर क्यों ना लिखा जाए। और वही मतलब दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दिस आइडिया। ठीक है। और क्या ये किताब आपने MOD को अप्रूवल के लिए भेजी थी जनरल नरवणे, और आपको लगता है अगर इस पर विवाद हो गया तब? नहीं, ये किस्से हैं जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, इसमें कोई ऑपरेशनल बातें नहीं है, तो इसमें कोई क्लियरेंस वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो इस पर मतलब विवाद का आपको पूरा भरोसा है कि कोई विवाद नहीं होगा, इस बार कंट्रोवर्सी नहीं होगी? नहीं, वो विवाद से मेरी विवाद तो बिल्कुल होगा नहीं। जैसे आप ने पढ़ा है किताब, आपने खुद ही महसूस किया होगा कि ये एक रोमांचक किताब है जो सभी को पसंद आएगी। जी। अब जनरल साहब, थरूर साहब तो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, बताइए, लिखने के लिए, लेकिन उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी आपको विवाद में घसीट लेते हैं। आपको दुख हुआ था वैसे जब ये सब शुरू हुआ, कि आपको गुस्सा आया था कि मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है? पहले बात तो मैं तो आराम से घर में अपना काम करता हूँ, लिखाई का काम करता हूँ, मैं लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, तो लेक्चर का भी प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है चाहे जो भी हो। और मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसे कोई मेरे नाम को लेकर कोई विवाद हो रहा है, जब तक कि एक दो लोगों ने, दोस्तों ने फ़ोन किया, बोला कि आप तो ऐसे आपका नाम लिया जा रहा है। राइट। तो मेरा तो यही कहना है कि ये विवाद, इससे मेरा कोई मतलब ताल्लुकात नहीं है, ना मैंने ये शुरू किया है, ना मैं इसके ऊपर इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। मतलब आपको इसने बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया जनरल साहब? कभी आपने सोचा नहीं क्यों हुआ, कभी दुख हुआ या गुस्सा आया या कोई इमोशन तो आया होगा? नहीं, मुझे नहीं, मुझे कोई आप पूछते हो ना कि आप
जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं कभी उलझन में नहीं पड़ता हूँ। जो भी चीज़ें मेरे सामने आती है वो मैं बड़े आराम से झेल लेता हूँ। राइट। तो ये कोई ऐसे मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मैं अपनी नींद खोऊं या अपना कामकाज बदली करूं। जो मैं एक रूटीन कर रहा था, फॉलो कर रहा था, वो तब भी फॉलो किया, अब भी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जनरल साहब ये तो सोचते होंगे ना ये सारी कंट्रोवर्सी क्यों हो गई, किसकी गलती थी? क्या राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाकर सही किया या गलत किया? ये तो आप सोचते होंगे। नहीं, मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूँगा कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसको राजनीतिकरण में नहीं घसीटना चाहिए। ये हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आर्म्ड फोर्सेस अपोलिटिकल रहे। तो अगर आर्म फोर्सेस को अपोलिटिकल रहना है तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये, और यही हमारी शक्ति है। अगर आप देखो जो अपने पड़ोसी देश है और हमारे देश को देखो तो हमारी शक्ति और ताकत यही है कि हमारी सेना जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसती है। तो अगर हमें ये बरकरार रखना है तो ये सभी लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन जनरल साहब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने वो जो शब्द लिखे अपनी किताब में, दे वर ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और इसीलिए शायद एक पक्ष ने उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन किया और एक पक्ष ने उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन किया। आप भी ऐसा मानते हैं कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता लिखने का तो आप शायद और क्लैरिटी से उसको लिखते ताकि ये कंट्रोवर्सी नहीं होती? वो जो लोग कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हैं तो वो किसी भी चीज़ में भी डबल मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं सर्विस में था और अब भी गवर्नमेंट का मेरा पूरा साथ है और उस पे ऊपर जो है मेरा कोई मतलब शिकायत नहीं है। राइट। लेकिन जनरल साहब इतना टाइम हो गया, आपकी किताब को अप्रूवल नहीं मिल रहा है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने समय से ये बुक जो है अप्रूवल के लिए भेजी नहीं। मैं कहीं आपको पढ़ रहा था, आपने कहा कि उस समय इस तरह के रूल्स भी नहीं बने हुए थे, देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ सच रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, ये अगर रूल्स पहले होते तो शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं होती, ऐसा मानते हैं आप? मेरे ख्याल से मैंने ऐसे कभी नहीं जिक्र किया कि रूल्स नहीं थे या परमिशन लिया या नहीं लिया या लेट लिया, ऐसे मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। अच्छा। लेकिन मेरा काम था वो किताब लिखना और पब्लिशर को मैन्युस्क्रिप्ट देना। एक मिनट। जी जी। वो मैन्युस्क्रिप्ट देना और बाकी वो फिर पब्लिशर के हाथ में है, बाकी जो आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। तो मेरा काम था किताब लिखना। राइट। और उससे मैं संतुष्ट हूँ। जी, मैंने जहाँ तक फॉलो किया, न्यूज़ एजेंसी है पीटीआई, उसने आपके उस बुक के कुछ एक्सर्प्ट्स छाप दिए थे जिसमें वो अग्निवीर योजना का कुछ जिक्र था, जिसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और फिर शायद ये एमओडी के पास गया मामला और वो शायद वो एक्सर्प्ट्स भी हटाए गए। ये वहीं से विवाद शुरू हुआ था ना जनरल साहब? विवाद कहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो अग्निपथ स्कीम है और अग्निवीर जो कहलाए जाते हैं, इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई है। इसके ऊपर कम से कम दर्जन आर्टिकल अलग अलग न्यूज़ चैनल ने लिखे हैं, प्रोग्राम किए हैं। इसके ऊपर मैंने भी एक ऑप-एड लिखा था जो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो इसमें कोई नई बात है ना कोई विवाद की बात है। राइट। क्या आप एक दो लाइन में दोहराना चाहते हैं जनरल साहब के अग्निवीर स्कीम पर आपके जो रिजर्वेशंस पहले कई जगह छपे हैं, वो आप आज भी उन पर स्टिक करते हैं, स्टैंड करते हैं? देखिए, ये रिजर्वेशंस नहीं होते। जब कभी कोई पॉलिसी बनती है तो उसके ऊपर हमेशा चर्चा होती है। राइट। और उस चर्चा में सभी लोगों का काम है, खास करके जो एडवाइज़र्स है, कि अपने जो मत है, विचार है, वो फ्रीली और फ्रैंकली सामने रखें। इसका मतलब नहीं कि वो डिसेंट है या उसके ऊपर हम अमल नहीं करेंगे या वैसे वगैरह वगैरह। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक डिसेंट या उस स्कीम के खिलाफ हो, वो नहीं मानना चाहिए। राइट। आज सर जब आप पीछे देखते हैं तो आपको लगता है कि अग्निवीर स्कीम ठीक थी और आज उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद कुछ साल हमने देख लिए, वो स्कीम ठीक जा रही है?
इसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि जो पहला अग्निवीर है जिसको सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिला है, सेना मेडल, वो मेरे यूनिट का है, 7 सिखलाई सिपाही कुलवीर सिंह। राइट। तो अग्निवीरों में कोई फ़र्क नहीं है, जो पहले जवान थे वो भी उतने ही बहादुर थे, जो अभी आ रहे हैं वो भी उतने ही बहादुर थे, सिर्फ नाम ही बदली हुआ है। पहले वो रिक्रूट कहलाते थे और सिपाही कहलाते थे, अब वो अग्निवीर कहलाते हैं। जवान तो वही है, उसमें अभी भी उतना ही जोश है, उतनी हिम्मत है और उतनी वो मेहनत कर रहा है। तो मुझे कोई नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब गलत कार्रवाई हुई है। ओके। अब जनरल साहब, ये राहुल गांधी और बाकी नेता आपका एक एक्स का पोस्ट दिखाते हैं, वो कहते हैं कि अगर बुक अवेलेबल नहीं थी, छपी नहीं थी, तो फिर जनरल नरवणे ने एक्स पर क्यों लिखा कि मेरी बुक आ गई है और आप यहां से खरीद सकते हैं। अमेजॉन का लिंक आपने उसमें डाला था। वो देखिए, जो पब्लिशिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई स्टेप होते हैं और उसमें एक स्टेप वो प्री ऑर्डर का भी होता है। प्री ऑर्डर जो है कभी कभी 6-6 महीने पहले प्री ऑर्डर शुरू होता है, जबकि बुक कहीं पब्लिशिंग के आसपास भी ना हो। तो वो पोस्ट जो है ना पूरा पढ़े, एक एक लाइन पढ़े, फिर अपने आप वो इस चीज़ें जो है साफ़ हो जाती हैं। ओके। तो जनरल साहब, वो उनके पास कॉपी कहाँ से आई थी? वो जो एक किताब लेकर आए थे राहुल गांधी, उसको लहरा रहे थे, मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। सब सोच रहे हैं कि जब छपी नहीं तो ये कहाँ से आई? मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि मैंने खुद उस किताब की कॉपी नहीं देखी, जबकि मैं उसका लेखक हूँ। हाँ। तो उनके पास कहाँ से आई, कैसे आई, तो ये आप ही जान सकते हो। ओके। मतलब आपकी जानकारी में उसकी कोई भी कॉपी आज तक छपी ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। और मैंने जैसे कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं देखा उस कॉपी को। अच्छा। ना किसी मेरे परिवार वालों ने उसको पढ़ा है। राइट। ओके। अब दूसरा पार्ट जनरल साहब, ये जो उचित समझो वो करो का मतलब थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि सरकार ने आपको अकेला छोड़ दिया, दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, आपके हाथ खोल के आपको फ्री छोड़ दिया। वही मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ को जो है ना आप किस नज़रिए से देखते हो उसके ऊपर आपका इंटरप्रिटेशन होता है। आप ग्लास हाफ फुल भी देख सकते हो, हाफ एम्प्टी भी देख सकते हो। मैं तो हमेशा ग्लास हाफ फुल ही देखता हूँ। हाफ फुल क्यों? मेरे तरफ से तो ग्लास हमेशा फुल ही रहता है। और इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट को अपनी सेना के ऊपर और उसके अध्यक्ष के ऊपर पूरा भरोसा है, इसमें कोई शक ही नहीं है इससे, और इसमें कोई कंट्रोवर्सी ही नहीं होनी चाहिए। राइट। पर वैसे कुछ गाइडलाइंस तो जनरल साहब होंगी ना, एक आर्मी चीफ के लिए या जो बॉर्डर पर जवान तैनात है उनके लिए, कि कोई सिचुएशन आती है तो आपको उसमें क्या करना है। तो ऐसे में फिर सरकार से परमिशन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है जनरल साहब? नहीं, ब्रॉड गाइडलाइंस तो हमेशा होते हैं। ये नहीं कि जो सेना है, फौज है, वो एक ऐसे एक इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट तो नहीं है। एक देश जो होता है उसमें सिविल सर्विस भी होता है, लेजिस्लेचर भी होता है, जुडिशरी भी होता है, आर्म्ड फोर्सेस भी होते हैं। सभी एक साथ मिलके होल ऑफ नेशन के तरफ काम करते हैं फॉर द गुड ऑफ द नेशन, देश के भलाई के लिए। तो वो सारा मद्देनज़र रखते हुए ही अपने कार्रवाई करने। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि अब जो मर्जी करना है करो। एक ओवरआर्चिंग गाइडलाइन तो हमेशा होता ही है। राइट। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपको उस समय ऐसा क्यों लगा कि आपको डिफेंस मिनिस्टर से परमिशन लेनी चाहिए या उनसे सलाह लेनी चाहिए? सलाह लेने के ऐसे कि जितने लोगों से आप बात करोगे, जितने लोगों के अलग अलग विचार आएंगे, सलाह आएंगे, उससे उतना ही निर्णय लेना और आसान हो जाता है। ओके। तो जनरल साहब, ये कहना सही है कि सरकार ने फ्री हैंड आर्मी को दे रखा है, जो आपको ठीक लगे जिस सिचुएशन में वो करो? जी हाँ। ओके। और जनरल साहब, क्या 2014 के बाद ये बदला है या हमेशा से ऐसा ही रहा है? क्या हमेशा से सरकार ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है? नहीं, ऐसे अब कोई ऐसे डेट तो नहीं डाल सकते हैं 2014 या 2020 या 1980 जब से मैं फ़ौज में भर्ती हुआ। वो अलग अलग सिचुएशन के ऊपर होता है, अलग अलग
इंसिडेंट के ऊपर होता है। जहाँ तक JNK में हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड है LC के ऊपर, उनको हमेशा फ्री हैंड रहा है। किसी हद तक एक डेलीगेशन होता है। राइट। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं कि आप सीधा ही न्यूक्लियर वेपन्स पर उतर जाओ, तो डेलीगेशन होता है और उस हद तक सभी को फ्री हैंड होता है। राइट। पर लेकिन उसके बाद जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर करना हो, तब वो फिर पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है, ये कह रहे हैं आप? हमेशा इट इज़ ऑलवेज अ पॉलिटिको मिलिट्री डिसीजन, जिसमें एक उद्देश्य साफ होना चाहिए कि क्या हम हासिल करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है उस ऑपरेशन का। ओके। यानी आपके बातों से मुझे सर ऐसा लग रहा है कि वो गलवान वाली जो सिचुएशन थी वो भी ऐसी थी जहां पर एक मिलिट्री पॉलिटिकल डिसीजन लेना आपके हिसाब से जरूरी हो गया था। जी हाँ। ओके। तो वो लड़ाई हम जीते थे गलवान वाली जनरल साहब, या हारे थे? बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहां जो नतीजा था वो सामने ही नहीं आया ढंग से कभी। वो भी आप ही को देखना चाहिए। जो इतने सारे टीवी चैनल के ऊपर दृश्य दिखाए गए थे, जो PLA अपने बंकर तोड़ तोड़ के वापस जा रहा है, वो आपको जीत लगती है या हार लगती है, आप ही फैसला करें। राइट। तो जनरल साहब बिल्कुल क्लियर है ना, एक बार फिर से मैं आप कहेंगे तो लोगों में ज़्यादा यकीन होगा कि चीन ने हमारी 1 इंच भी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके। तो फिर विपक्ष ये कहता है कि फिर चीन से हम इतने राउंड्स की बातचीत जो कर रहे हैं वो किस बात पर कर रहे हैं, अगर ज़मीन हमारी उन्होंने कब्जा ही नहीं है तो? चीन के साथ हमारी एक बाउंड्री प्रॉब्लम है। हमारे बीच दोनों देशों के बीच एक बाउंड्री अभी तक तय नहीं हुई है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। बाउंड्री और बॉर्डर में बहुत फ़र्क होता है और इसीलिए इनके साथ बातचीत करना ज़रूरी है, ताकि हम बातचीत के ज़रिए ये जो बाउंड्री की समस्या है उसको हम हल कर सकें। तो बातचीत तो और भी होंगे। ओके। जनरल साहब कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि उस पर ज़रूर जवाब दीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था तब आपने उनका क्लियरली जवाब नहीं दिया, आप ये 2-3 महीने बाद जवाब दे रहे हैं, तो ये डिलेड रिस्पॉन्स क्यों आया आपकी तरफ से? मैं ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज मैं आया हूँ इस किताब के बारे में बात करने के लिए। अच्छा। आप सवाल पूछ रहे हो तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। राइट। अगर ये किताब नहीं निकलती तो अब भी नहीं बोलता मैं, और 6 महीने के बाद इंटरव्यू देता। जनरल साहब आप सवाल पूछोगे तो मैं सवाल जवाब देने से इनकार थोड़ी करूँगा। बहुत बढ़िया सर, ये बिल्कुल आपने एक आर्मी अफसर वाला एक जज्बा दिखाया कि भागेंगे नहीं, मतलब जो आएगा सवाल और बहादुरी से सामना करेंगे। तो सर ये मैं भी समझता हूं कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी जंजीरें टूट जाती हैं आर्मी अफसर की। क्या आप चाइना को आज भारत के साथ जो संबंध है उसको एनालाइज करना चाहेंगे? एक फॉर्मर आर्मी चीफ, एक मिलिट्री एक्सपर्ट, एक डिफेंस एक्सपर्ट, एक डिप्लोमेटिक। मेरे ख्याल से उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जो आज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंट्रिकेसीज है। राइट। तो इसके लिए शायद एक और बातचीत, एक और डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर पर आप कुछ कहना चाहेंगे जनरल साहब? बीच में विपक्ष ने मांग उठाई कितने जेट गिरे वो बताओ, सरकार ने कहा ये गलत है, देश के खिलाफ है, आपकी कोई राय है उस पर? इसके बारे में एक और सेमिनार हुआ था, तब भी यही सवाल मुझे पूछा गया था कि कितने जेट गिरे हैं और क्या है, कितने, इसके ऊपर क्यों नहीं हम खुलासा कर रहे हैं। तो क्यों करें? ऐसे करने से जो है दुश्मन को पता लग जाता है कि उसके कौन से हथियार कामयाब थे, कौन से हथियार कामयाब नहीं थे। अगर 2 मिसाइल फायर हुए हैं, एक मिसाइल ने एक किसी जहाज़ को गिराया है, दूसरे मिसाइल ने नहीं गिराया है, तो लाजमी है कि वो अपना दुश्मन वो जो अच्छा मिसाइल है वो ज़्यादा खरीदेगा और दूसरी मिसाइल नहीं खरीदेगा। तो हम उनका काम आसान क्यों करें, उनको ये सारी चीज़ें बता के। तो लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका डीपली जो है सोच विचार नहीं कर रहे हैं लोग। तो डिफेंस के मामलों में जो है ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपने दुश्मन को, एडवर्सरी को एक ऐसे ट्रे के ऊपर, प्लेटर के ऊपर खबर नहीं दी जाती। राइट। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ और, ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज़फायर हुआ,
आप उससे सहमत थे जब आपने देखा, या आपको लगा कि उसे और आगे बढ़ा सकते थे हम? बहुत सारे लोग कह रहे थे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास एक कंप्लीट विक्ट्री लेने की। नहीं बिल्कुल सही है। और ऑपरेशन सिंदूर के 1-2 दिन बाद ही मैं पूना में एक लेक्चर दे रहा था, तब भी यही सवाल मुझे पूछा गया था और उसका जवाब मैंने संक्षेप में लिखा था कि वॉर इज़ नॉट अ बॉलीवुड मूवी, वॉर इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। और जब हमने अपना एम हासिल किया है तो उस वक्त उसको बंद करना बहुत ही अच्छा निर्णय था। ओके, ऑलराइट। जनरल साहब, अब जाते जाते बस 2-3 सवाल और। मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं क्योंकि आपकी किताब आ रही है और जाहिर है उसका प्रमोशन करना भी आपकी ड्यूटी बन जाती है। ये जो ईरान यूएस वॉर चल रही है, मुझे पता है आप ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे सर, क्योंकि आपने तो मिलिट्री जी है अपनी। इस पर आपका कोई टेक है क्या? या वर्ल्ड ऑर्डर जैसे बदलते हुए दिख रहा है, उस पर आपका कोई टेक है क्या? मेरा तो यही कहना है कि चाहे रशिया यूक्रेन हो, अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा हो, वॉर शुड ऑलवेज बी द लास्ट ऑप्शन। अगर कोई बात जो देशों के बीच में डिफरेंसेस तो होते ही हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस जो है वो डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू इसका हल निकालना चाहिए। ऐसे युद्ध छिड़ने से नहीं या युद्ध करने से नहीं। और ख़ास करके जो अभी ईरान में हो रहा है, वो वार्तालाप डिस्कशन चल रहे थे और जहाँ तक पढ़ने में और सुनने में आता है कि वहाँ तकरीबन एक नतीजे पर पहुँच ही गए थे। तो उस हालत में ऐसे एकदम से अचानक युद्ध शुरू करना वो शायद सही नहीं था। और दूसरी बात कि जब भी डिस्कशन होते हैं, जब भी एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वो हमेशा एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए। दोनों पार्टियों के लिए मतलब बराबरी होनी चाहिए। दोनों को लगना चाहिए कि इस सिचुएशन से, इस समस्या से, इस डिस्कशन से जो है मैं जीत हासिल करके जा रहा हूँ। वो एक तरफ़ा नहीं हो सकता। तो आगे जाके जब उम्मीद यही है कि एक नेगोशिएशंस के थ्रू दोनों साइड को लगे कि हम जो अपने नेशनल इंटरेस्ट है उसको बरकरार रखते हुए हम इस लड़ाई को, युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं। इंडिया का स्टैंड आपको जनरल साहब ठीक लगा इसमें, जैसे हमने इजराइल, यूएस, ईरान तीनों को मैनेज किया, संबंध बनाए रखे उनसे? जैसे मैं कहा था कि एक शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है। तो हमें हमेशा वो लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए कि अपना लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट कहाँ पर रहेगा और उसको मद्देनज़र रखते हुए सारे फैसले लेने चाहिए। ऑलराइट। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते, और ये एक पर्सनल सवाल है और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुल के बोलेंगे इस पर। जो अपने मन की बात हो वो बताइएगा। आप पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? आपके पिताजी भी आर्मी में थे, आप भी 40 साल से ज़्यादा आर्मी में रहे। आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स में आप जाएंगे, या जो बाकी रिटायर्ड आर्मी के लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये भी मैं जैसे पहले भी पूछा गया था कि क्या आप चुनाव लड़ोगे। हाँ। उस वक्त मैंने ये जवाब दिया था कि मैं चुनाव नहीं, चीनियों से लड़ता हूँ। तो आज भी मेरा कहना वही है कि पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। ओके, पर जो बाकी आर्मी के रिटायर्ड लोग जाते हैं पॉलिटिक्स में, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? आपकी कोई राय है इस पर? नहीं, सबके अलग अलग ये होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, दिलचस्पी होती है, नेचर होता है। तो ज़रूर जहाँ आपका मन करे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, वो कार्रवाई करनी चाहिए। ओके जनरल, थैंक यू सो मच। जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना खुलकर हमसे बात की। थैंक यू। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपको आपकी नई किताब के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।